पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने से ज्यादा फायदा होगा। बोर्ड का फॉर्मेट आपको समझ में आएगा। कितने पेपर सॉल्व करने से उनको फायदा हो सकता है। हर बार ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर उसने सॉल्व किए समझो, हाँ, तो वो इस साल में वो क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, वो टाइम भूल जाओ आप। जब भी नींद आ जाए सो लेना है। कॉन्फिडेंस के लिए वो भी तो जरूरी है। 50 to 60 मार्क्स तो इजीली मिल जाएगा। ये भी कर दिए तुम कि पहले भी जब चिप मॉडरेटर थे उस समय 93 मार्क आए थे। उसको गाइड किया, उसको भी 93 आए। फाउंडेशन नहीं है, डायरेक्ट आप नीट का स्टडी करने लगे, एमसीक्यू सॉल्व करने लगे तो पॉसिबल नहीं होता। बच्चे सब कंफ्यूज हो गए। हाँ, और किसी ने नहीं लिखा क्योंकि पुरानी बुक में लैपलास लॉ ऐसा वर्ड नीचे था। क्वेश्चन पूछने के लिए पहले स्टडी भी करना पड़ेगा ना। करेक्ट। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कंटिन्यू। सर आपने मैथ्स का लिया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हुआ है सर, बट सर मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आप पढ़ाते हो फिजिक्स, तुम फिजिक्स का क्यों नहीं ले रहे? तो बच्चों आपका जो वेट है वो आज ख़त्म होने आ रहा है, क्योंकि बच्चों आज हम लोग ऐसे शख्स को यहाँ पे इनवाइट किया है। बच्चों देखो, मैं तो बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर वे होना, प्रॉपर आदमी होना और प्रॉपर जुनून से काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं जो कि बच्चों को, हमारा मकसद है बच्चे आपकी बार कम से कम 90 पार। तो बच्चों इसीलिए मैंने, सब लोग जानते ही, ये कोई मतलब इनका परिचय करके देना ये गलत हो जाएगा हमारे इस चैनल पे, क्योंकि हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहते हैं। मैं ऐसे शख्स को इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे जो कि आपको बहुत पहले से ही हेल्प कर रहे हैं और आपको उनके बारे में पता भी है। तो भी भाई कोई भी पॉडकास्ट हो तो इसमें तो इंट्रोडक्शन करके देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे हमारे जो गिरीश डावरे सर है उनको इन्वाइट करना चाहता हूँ। सर 31 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ओनली फिजिक्स ही नहीं, सर ने बहुत बड़े बड़े कॉलेज में स्टूडेंट को पहुंचाने के लिए हेल्प की है। और सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ बच्चों, सर ने 31 ईयर्स तो पढ़ाया है, बट उसके साथ एग्जामिनर, मॉडरेटर, चिप मॉडरेटर, उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट सर ने पेपर भी सेट किया। मतलब सर पेपर सेटर भी रह चुके हैं। मतलब हर चीज़ की गलती कहाँ कहाँ हो सकती है पेपर लिखते समय। पढ़ाई करना है तो कौन से लेवल पे करनी चाहिए, क्योंकि पेपर में क्या आएगा और कैसे क्वेश्चंस आएंगे सर को सब कुछ पता है भाई, ध्यान रखना। और एक चर्चा हो रही है आज इस साल, सर पेपर टफ आएगा। कौन बोल रहा है भाई? जिनको बोर्ड में कभी गए नहीं है उन लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ जाएगा। ऐसा पेपर टफ होता नहीं है सर, इसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि भाई पेपर का एक डिज़ाइन करते 20% इजी क्वेश्चन, 30%, 50% एवरेज, 20% डिफिकल्ट, कुछ ऐसा फॉर्मेट भी होता है और उसी के हिसाब से पेपर भी बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई सर के मन में आ गया इस साल में ऐसा पेपर निकालूंगी कि हर बच्चे की वाट लगे। ऐसा नहीं कर सकते। जब भी पेपर डिज़ाइन करते हैं तब उनको एक क्राइटेरिया दिया जाता है, उसी में पेपर को फ्रेम करना पड़ता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं सर को इन्वाइट करूँगा। गिरीश सर, बच्चे तो सब कुछ जानते हैं आपको, तो भी मेरा काम था परिचय करके देना। सर खुद आपको बता दिया मैंने कि पेपर सेटर रह चुके हैं और मॉडरेटर, आई थिंक 2013 में मॉडरेटर थे सर। तो सर के अंडर में मैंने काम भी किया था, लेकिन सर उतने जानते नहीं थे क्योंकि सर थोड़े से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से इधर आते थे। तो सर का काम था, चिप मॉडरेटर थे और सर के अंडर में था। सर आपको ज़्यादा याद नहीं होगा उस समय, लेकिन वो जो चाबी होती है वो मेरे पास रहती थी उस समय। ठीक है, तो कोई बात नहीं है सर। आज बच्चों का हमारा मकसद जो है ना वो ये है कि बच्चों को मोटिवेशन देना, क्योंकि बच्चों को क्या लग रहा है अभी तो साल भर पढ़ाई लिखी, क्योंकि हमको पता है कि नीट, जेईई, सीईटी, एनडीए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे बहुत ज़्यादा रहते हैं और उनको लग रहा है कि अब मेरी वाट लगेगी। और जेईई में तो 75 का क्राइटेरिया है। तो सर हमारा मकसद है कि इन बच्चों के नंबर बढ़ जाए। बिल्कुल बढ़ जाएंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। इस समय बढ़ने के चांसेस हो सकते क्या? क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं किया है सर बच्चों ने। अभी कुछ भी नहीं है तो भी ठीक है। क्या जीरो से हीरो बन सकते क्या सर? बिल्कुल बन सकते हैं।
क्योंकि कुछ भी नहीं किया तो बोर्ड का नहीं किया है। Okay. आपने सीईटी का स्टडी किया है, यस आपने नीट का स्टडी किया है, जेई का स्टडी किया है, तो नॉलेज तो है आपके पास। यस। और थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों कि सर थोड़ा सा मराठी भाषिक बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा टोनिंग मराठी भाषिक का आएगा, तो कोई टेंशन मत लेना। सर का मकसद है, हमारा मकसद है कि आज कुछ भी करके भाई 90 पार चले जाए। और हम लोग फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे डरते हैं सर, तो फिजिक्स का डर भी भगाना है सर इस समय। क्यों नहीं भागेगा? आपके पास नॉलेज तो है, सीटी Yes, का है, नीट yes. का है, जेई का है, Yes, उसको sir. सिर्फ कन्वर्ट करना है बोर्ड के ढांचे में, ओके बस तो इतना ही है। यस करेक्ट है सर। आप बच्चे करेंगे, मुझे याद है सर कि हर साल मैं भी देखता हूँ कि पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करते, एंड में भी होता है ना भाई कि लास्ट जो चांस होता है वो चांस पे जो बच्चे 6 मारते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। मैच जीतने के लिए लास्ट वाला 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे पास है बॉल 2 ही है और रन 6 बाकी है सर। बिल्कुल, दो बॉल पर भी 6 लगेगा। यस हाँ। चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो सर अभी मुझे क्या लगता है कि बच्चे फिलहाल में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन के चलते हैं, और स्पेशली फिजिक्स में। हाँ। और फिजिक्स में क्या कर रहे हैं सर, जो कि एक बुक है, समझो अपनी टेक्स्ट बुक है, उसमें 2 पेजेस है और आधा ही पेज पे डेरिवेशन है एक्चुअल में, यस, और बाकी पूरी थ्योरी लिखी है। यस। इस थ्योरी से बहुत ज्यादा डरते हैं सर बच्चे। अरे थ्योरी लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्क्स होते ही नहीं है थ्योरी को। तो करना क्या है सर, क्या करना पड़ेगा आपको, क्या लगता है? थोड़ा सा आपने मॉडरेटर का काम किया, चिप मॉडरेटर, तो कोई ऐसी केस है क्या कि बिना थ्योरी लिखे, कुछ थ्योरी नहीं लिखा, लेकिन तो भी नंबर अच्छा आएगा सर 90 के ऊपर? मैंने एक पेपर किया है वैसा, जांचा है, आउट ऑफ 70 उसको 63 है। मतलब 63 और प्रैक्टिकल के 30, मतलब 93 आ गया पेपर उसने ऐसा। थियरी का एक लाइन भी नहीं लिखा है। अच्छा, उसने पूरे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किए, ओके, ऑल न्यूमेरिकल्स, मतलब 36 मार्क आ गए वहां पे। फिगर निकाले, ओके, फिगर बहुत बढ़िया निकाले। अच्छा, मतलब जो With डायग्राम है practice. बहुत अच्छे हैं हाँ, इसमें। डायग्राम वो अच्छा ड्राइंग है उसका। ओके, और उसने क्या किया है कि ये फिगर में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे 2-3 लाइन लिख दिए दिल से, ओके, जो किताब में एज इट इज नहीं है, लेकिन दिल से लिख दिए। फिगर शोज दैट मच, फिगर शोज दैट मच, फिगर शोज दिस मच, और लिख दिए। उसको मार्क ही कितना रहता है? आधा। एक्सप्लेनेशन को सिर्फ आधा मार्क है। सर बुक में क्यों इतना ज्यादा थ्योरी दी है फिर? वो आपको अंडरस्टैंड होने के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है वो, मतलब समझाने के लिए भाई इस हाँ, क्वेश्चंस का मकसद क्या वो है? एग्जाम के लिए नहीं है, ओके, वो स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्या आपने ऐसा पेपर जब चेक किया तो इसके ऊपर क्या काम किया सर आपने, ऐसे कि उसको मार्क कैसे दिया सर 93? जो मॉडल आंसर रहता है, ओके, वो मॉडल आंसर में गाइडेंस रहता है। ओके, क्या गाइडेंस रहता है वहां पर कि ये इक्वेशन लिख दिया, आधा मार्क, ओके, ये फिगर निकाले, आधा मार्क, ओके, ये फिगर का एक्सप्लेनेशन दिए 2-3 लाइन में, ओके, आधा मार्क, ओके, और वो फाइनल डेरिवेशन हो गया, फाइनल इक्वेशन हो गया, उसको आधा मार्क। ये आधा 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 होते होते 2 या 3 बन जाते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि भाई वो जो बुक में जो लिखा है, हाँ, वो पूरा लिखने की जरूरत बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब बच्चों देखो, कोई डेरिवेशन से, डेरिवेशन में अगर आपको 20-25 लाइन लिखी है, देख लेना, 5, 6, 10, 12, 15 लाइन लिखी है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं, बोर्ड के पेपर सेटर और उसके साथ में चीफ मॉडरेटर, जो हायर केस के पूरे पेपर थे, सर के पास गए थे HSC बोर्ड में, और उसमें सर ने ऐसा पेपर चेक किया कि एक भी लाइन नहीं लिखी। लिखा था क्या? तो भाई डेरिवेशन, डायग्राम, डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं डेरिवेशन नहीं रहता है उसमें, ओके, एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। यस सर। वो क्वेश्चन में भी पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखना चाहिए तो सर? हेडिंग होना है। ओके, समझो फिगर निकाले, ओके, कंस्ट्रक्शन, ओके, कंस्ट्रक्शन के नाम पे 2, 4, 5 लाइन लिख दो। अपने मन से लिखा तो मार्क मिलते हैं क्या सर? आपको क्या बिल्कुल लगता है? मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? मतलब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका जो मेन हार्ट है वो लिखना चाहिए। हाँ, ओके, उसमें भी स्टेप्स कैसे रहेंगे? कंस्ट्रक्शन, बाद में प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, Yes. बाद में वर्किंग, बाद में एप्लीकेशंस, हो गया। अच्छा, हर एक हेडिंग के नीचे 2-3 लाइन, 2-3 लाइन, 2-3 लाइन, लेकिन हेडिंग होना, मतलब पॉइंट वाइज लिखा, पॉइंट वाइज लिखा। मॉडल आंसर में क्या है? कंस्ट्रक्शन के लिए इतने मार्क्स, वर्किंग, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग के लिए इतने मार्क्स, यस, ये दिए वाला रहता है। कितना लिखा है और कितने मार्क्स देना है, ये नहीं लिखे वाला रहता है।
सर क्या जब भी पेपर आप चेक करते हो हाँ, या मॉडरेटर चिप मॉडरेशन किया है आपने, उसमें आपने ऐसा किया क्या कि भाई ये जो लाइन है उसका ग्रामेटिकल लाइन करेक्ट है क्या नहीं है, बहुत ऐसे ध्यान रखते हुए पेपर चेक करते हैं क्या? नहीं नहीं, सिर्फ उसका मीनिंग चेंज नहीं होना है। अच्छा, मतलब कुछ हाँ, भी करो भाई, हाँ, ऐसा खाओ या ऐसा खाओ, पेट में जाना चाहिए, भूख एग्जामिनर जाना को चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है, बस सफिशिएंट है। सफिशिएंट है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आप जिस चीज़ का प्रेशर ले रहे हो वो प्रेशर आपका कम हो गया, मुझे लगता है सर का 31 ईयर का एक्सपीरियंस है, शायद आपकी उम्र नहीं होगी, आपके पापा के भी शायद सर के स्टूडेंट हो सकते हैं, मुझे लग रहा है सर, क्योंकि इनके पापा की जो उम्र है सर, मुझे लगता है 45-50 साल के आसपास है। बिल्कुल। और वो स्टूडेंट भी जो है, उनके पापा भी आपके स्टूडेंट रहे हो, क्या ऐसा है क्या? पहले मेरे कुछ स्टूडेंट के जो बच्चे हैं वो मेरे स्टूडेंट है अभी। बिल्कुल है आपके कॉलेज में। हाँ। तो सोच सकते हैं बच्चों, मुझे ये बताना है कि सर का इतना अनुभव है, सर खुद बोर्ड में बहुत एक्टिव, मैं सर के अंडर में काम किया हूँ, और जो बातें हैं सर ऐसे वैसे टीचर नहीं भाई, फिजिक्स में बहुत अंदर घुस गए हैं। आपको पता होगी कि उनकी नोट्स है अपने ऐप पे, PGMN ऐप पे, उनकी नोट्स सर ने खुद ने मुझे नोट्स खुद के हाथों से बना के दी है, वो नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं आप। और लास्ट सर जो कोरोना में दिए थे उस बच्चों को जो नंबर आए थे वो आपके नोट्स के कारण ही आए थे, मुझे याद है सर। तो सर कुछ बच्चों के सवाल है और हम लोग सवाल कुछ कवर करना चाहते हैं, बातें तो होते रहती है क्योंकि हम लोग तो अभी एक ही सब्जेक्ट के, तो बात बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है सर। HSC एग्जाम के लिए स्टूडेंट को रिवीजन स्टडी प्लान आपको देना है नंबर 1, और इफेक्टिवली स्टडी को कैसे कवर कर सके, क्योंकि अभी 16 चैप्टर, अगर 16 से 16 चैप्टर करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे समय बच्चों को हेल्प करनी है सर कि कम समय में उनको जीरो से हीरो बनाना है सर। बस बिल्कुल बन जाएंगे, आपने जो दिए है वीडियोस। ओके सर। 1.5 घंटे में एक चैप्टर। यस, 1 शॉट वीडियो। कभी भी अगर आपको रिवीजन देना है तो पहले वीडियो देख लो। ओके सर। उसके बाद में जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है, यस, उसका अध्ययन कर लो कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इसमें से। ओके। और जो रिवीजन देना है वो चैप्टर वाइज दीजिए। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पूरे डिस्टिंग्विश बिटवीन का रिवीजन एक बार देते हैं, पूरे फिगर्स का रिवीजन एक बार देते हैं। तो ये बात मत करो, चैप्टर वाइज रिवीजन करो। और क्या रिवीजन दिया है उसमें के मेन आर्टिकल्स जो है प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन में से वो निकालो। और आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये चैप्टर का रिवीजन मैंने किया है तो क्या क्या किया है। इसका रिवीजन आप सोते समय दीजिए। सर मैंने क्या किया था, कुछ वीडियो बना है। हाँ। जैसे कि मुझे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा दिखाना है। हाँ। तो मैं सिंपल एक ट्रिक्स बताता हूँ बच्चों को। हाँ। टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोर्स बोलता हूँ, Yes. R इंटू एफ। एफ क्या है, एम ए, ए क्या है, आर अल्फा। Yes. अगर वो 3 फार्मूले याद करोगे तो पूरा 3 मार्क का डेरिवेशन बना सकता हूँ सर। तो ऐसे हर क्वेश्चंस में एक ट्रिक्स होती है। फर्स्ट गियर इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। ओके। बाद में टॉप गियर तो बन जाता है। ओके। लेकिन फर्स्ट गियर ये डेविएशन का स्टार्ट कौन से इक्वेशन से होता है। थोड़ा सा फिजिक्स लगा देता हूँ सर इसमें। हाँ। न्यूटन्स का पहला लॉ है, कोई भी चीज जो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहती है, मोशन में तो मोशन में। बस। तो मोशन में आने के लिए जैसे कि कैपेसिटर फैन को होता है एनर्जी सडनली देने के लिए, तो वो ड्यू टू द इनर्शिया के कारण आदमी धक्का देना पड़ता है पहले, वो धक्का देना बहुत जरूरी है। और वो आदत डेरिवेशन का पहला स्टेप याद रखिए, बाकी के स्टेप तो अपने आप आ जाएंगे। ओके, यस सर। मतलब ट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर। नेक्स्ट है मतलब आपका कहना है कि भाई 1 शॉट वीडियो देखना बहुत जरूरी है रिवीजन के लिए, जितना रिवीजन करना चाहते हो तो। और दूसरे इफेक्टिवली स्टडी करना है तो क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ों के नीचे अंडरलाइन करो। PYQs क्वेश्चंस करना सर, हमारी एक वरदान बुक है, आपको भी मैंने दिया था। तो वो लगता है कि आपको कि PYQ क्वेश्चंस करने से ज़्यादा फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, क्योंकि बोर्ड का फॉर्मेट आपको समझ में आएगा। ओके। कि ये आर्टिकल तो पढ़ लिया मैंने, हाँ। लेकिन इस पे पूछते कैसे है क्वेश्चन, यस, ये मालूम नहीं होता है बच्चों को। ओके। तो ये आर्टिकल पे ये टाइप का क्वेश्चन आता है और इसका आंसर इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये आइडिया जब तक नहीं आता तो बोर्ड का स्टडी कैसा होगा? आपको क्या लगता है सर, कितने पेपर सॉल्व करने से उनको फायदा हो सकता है? मिनिमम 5। और वो 5 क्वेश्चन पेपर उसने सॉल्व किए समझो। हाँ। तो वो इस साल में वो क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। अगर नहीं भी आए तो वो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके एज इट इज पूछा जाएगा।
Yes. क्वेश्चन ट्विस्ट होगा, आंसर एज इट इज रहेगा। ओके मतलब बच्चों क्वेश्चंस PYQ ही आते हैं। दूसरी बात सर, मैं न्यूमेरिकल पढ़ा रहा था, मैं शेयर करना चाहता हूँ। बच्चे होंगे कुछ तो उनको भी पता होगा। एक शक्ति बैच है अपनी, उसमें मैं पढ़ा रहा था मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और इससे पीरियड निकालना था। तो क्वेश्चंस की वैल्यू भी याद है सर मुझे। जैसे कि V मैक्स की वैल्यू दी थी 0.08 मीटर पर सेकंड, और A मैक्स की वैल्यू दी थी 0.32 मीटर पर सेकंड। और वही क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, पीरियड ही निकालना है। अगले साल क्वेश्चन दिया है, V मैक्स की वैल्यू दी थी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, और A मैक्स की वैल्यू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, बस। लेकिन पीरियड ही पूछा है सर, बस। मतलब वैल्यू चेंज हो के आया। फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए ओमेगा स्क्वायर ऊपर, ए ओमेगा नीचे, ओमेगा ओमेगा बच जाएगा, बाकी पूरा तो कैंसिल हो जाएगा। यस, ओमेगा में है टी छुपा हुआ है, यस, 2 पाई बाय टी, तो टी निकाल सकते हैं बच्चे। करेक्ट है। तो हर बार ये क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार भी पूछ सकते हैं, बस वैल्यू चेंज हो सकती है। बस वैल्यू चेंज मतलब बच्चों PYQs मैं 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर के मुंह से बता रहा हूँ, और मैंने भी ये दौर देखा है बच्चों की क्वेश्चंस रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट सवाल है सर, एग्जाम प्रेशर हैंडल करने के लिए स्टूडेंट को अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स को क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इस समय? पेरेंट्स ने बच्चों को थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। ओके, काम लगाना नहीं चाहिए। तो बच्चों अपने माँ बाप को भी दिखाओ सर क्या सजेशन दे रहे हैं। उनको एक्स्ट्रा और काम शायद नहीं आपके माँ बाप चाहिए। आपके सर के स्टूडेंट जैसे हैं, इसलिए सर दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा छोटा हूँ इसलिए मैं दे नहीं सकता सजेशन, लेकिन सर दे सकते हैं। उनको जब नींद आए तो भले सो गया तो सोने, उसको सो गया तो सो गया, 10 घंटे सोए तो नहीं 10 घंटा नहीं, 6 घंटे के बाद में पेरेंट ने उठाना है उसे। लेकिन सो रहा है तो ठीक है भाई, कि भाई थक गया है, स्टडी किया है तो सो गया तो ठीक है, लेकिन 6 घंटे का नींद तो बहुत जरूरी है। ओके, 6 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब ले रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं, जब आ रही है नींद तब सोना है, आराम से सो जाओ बेटा, फ्रेश होना भी बहुत ये टाइमिंग के हिसाब से नहीं चलेगा अब कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, वो टाइम भूल जाओ। अब जब भी नींद आ जाए सो लेना है। ओके, फ्रेंड्स से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे सर? फ्रेंड्स दोस्ती तो कभी टूटनी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स तो रोज मिलना चाहिए। लेकिन जब भी फ्रेंड से बात करेंगे आप, तो इसी सब्जेक्ट पर बात कीजिए, स्टडी पर बात कीजिए। दूसरे सब्जेक्ट पर बात करना छोड़ दीजिए कुछ दिन। मतलब सर का कहना भाई किसी को फार्मूले पूछो आप, और डेफिनेशन पूछो। डेफिनेशन एक दूसरे को पूछने से ज्यादा अच्छी याद रहती है। ओके, मतलब फ्रेंड का भी पढ़ाई में बहुत हेल्प होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है सर। नेक्स्ट सवाल है सर, आपके हिसाब से HSC एग्जाम के दौरान प्रॉपर डाइट और नींद को कैसे मेंटेन रखे सर? सबसे पहले तो बाहर का खाना छोड़ दीजिए इस समय। अपनी मम्मी जो बनाएगी वो खा लीजिए आप, भले अच्छा ना लगे लेकिन वही खा लीजिए। थोड़ा खाइए, ज्यादा भी मत खाइए, कम भी मत खाइए। ज्यादा खाने से नींद आएगी। जो सफिशिएंट है उतनी क्वांटिटी में खा लीजिए, लेकिन बाहर का मत खाइए। ओके, और नींद का तो आपने बता दिया। 6 घंटे नींद, भाई खाना खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना। अगर आप 4 रोटी खा रहे तो 2.5-3 ही खा लो। एक बात और बोलना चाहूंगा मैं कि जो बच्चे हॉस्टल पर रहते हैं, कुछ बच्चे होंगे हॉस्टल पर भी रहते हैं, तो मम्मी नहीं दे सकती है उनको खाना, तो उन्होंने जो भी कंज्यूम करना है थोड़ा हेल्दी कंज्यूम करो। हेल्दी कंज्यूम करो, थोड़ा एप्पल खाना चाहिए, एप्पल खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, और जो स्पाइसी चीजें है वो नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना है बस। नेक्स्ट है, क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट को अपने वीक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और ऑल सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना चाहिए? हाँ, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर। ओके सर, मेरे ख्याल से ऑल सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना चाहिए। ओके, क्योंकि वीक सब्जेक्ट पर अगर आपने ज्यादा फोकस किया तो ज्यादा टाइम चले जाएगा। यस, करेक्ट है। और जो सब्जेक्ट इजी लगता है आपको, उसको टाइम कम। करेक्ट है। तो फिर होता ये है इसमें कि जो सब्जेक्ट इजी है, आपको अच्छा लगता है, उसको टाइम कम दे रहे हैं आप, उसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर होने के पॉसिबिलिटीज है, वो भी पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको आपके दिमाग में है, उसको ज्यादा रिवीजन दीजिए। मतलब जैसे कि सर आपका कहना है कि 16 चैप्टर है, आपके 5-6 चैप्टर अच्छे हो गए, तो पहले उसको प्रिपेयर कीजिए, ताकि रिवीजन से वो मार्क पक्के करो। पक्के वो हाथ वाले मार्क नहीं जाना चाहिए। जो पावर प्ले है उसमें ही रन निकालना है सर। ओके, बाकी डिफिकल्ट ओवर तो डिफिकल्टी है। यस। सर और एक सवाल है, 16 चैप्टर में से कितने चैप्टर करने से हम 90 क्रॉस कर सकते हैं? चैप्टर अवॉइड मत करो कौन सा भी।
ओके, चैप्टर में जो पार्ट क्रिटिकल लगता है आपको वो अवॉइड करो, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल पार्ट जनरली एग्जाम में नहीं आता है, आ भी गया तो और में चले जाता है। ओके, मतलब जैसे कि हाँ। 12 क्वेश्चन से भाई आपको 8 ही सॉल्व करना है। क्योंकि 16 के 16 चैप्टर में कुछ ना कुछ तो पार्ट तो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ ना कुछ तो पार्ट तो बहुत इजी है, Okay. और कुछ पार्ट मीडियम है। Okay. तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी इजी लगता है, जो भी समझ में आता है, ऑल चैप्टर्स ओके, आप अटेम्प्ट करना है। ओके। डिफिकल्ट पार्ट उसमें का छोड़ देना है। बच्चों, इसमें सर ने बहुत बढ़िया सजेशन दिया है कि भाई मैं एक सजेशन देता था सर इससे पहले, हाँ। कि भाई अगर आपको 10 चैप्टर आते तो 10 भी किया तो चलेगा। हाँ। समझो अच्छे है हाँ, तो अच्छे है तो उस पर फोकस कीजिए। लेकिन जो डिफिकल्ट चैप्टर है लेकिन उसमें का अभी तैयारी कर रहे तो सर का सजेशन अभी के हाँ। लिए, ये मेरा पहले से सजेशन था सर। डिफिकल्ट चैप्टर हो सकता है, लेकिन उसमें एक इजी फिगर हो सकती है, 2 मार्क के लिए आ सकती है। करेक्ट है। तो क्यों और नहीं होता करना है ना, वो? एक होता है ना सर, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों को हाँ। मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे बोल रहे थे डिफिकल्ट चैप्टर, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कैपेसिटी में एनर्जी स्टोर होती है, इजी क्वेश्चन है। वो एक डायग्राम, हुंडी ग्राफ जनरेटर, वन डी ग्राफ जनरेटर इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आ जाता है वो। यस, तो वो करनी चाहिए, करना चाहिए वो। Yes, जो correct भी है इजी सर, है वो डिफिकल्ट चैप्टर में जो भी इजी है वो अडॉप्ट करो आप। यस। अभी क्या होता है सर, बच्चे मैं देखता हूँ कुछ कुछ बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद उनका कॉन्फिडेंस खत्म, बिल्कुल नीचे जाता है सर। तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए कोई ऑप्शन है क्या भाई कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। पहले तो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है ओके सर, वो स्टडी करो। एक क्वेश्चन पेपर ले लिए, ओके सर, तो वो देखते बराबर पसीने छूट जाते हैं कि भाई ये इसमें से क्या पढ़ा, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, इसका आंसर क्या है, समझ में नहीं आता है तो घबराना नहीं है। ओके, क्या करना है, वो क्वेश्चन अपने नोट्स में ढूंढना है, किताब में ढूंढना है, उसका आंसर देख लेना है और लिखने का प्रैक्टिस करना है। ओके, मतलब आपका कहना है कि पहले 5 क्वेश्चन पेपर करने वाले हाँ, हो हाँ। तो भाई आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन करके पहले याद भी कर सकते हो। तो ये एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि क्वेश्चन पेपर आप ये कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पूरा दिल से लिखना, ये एक्सपेक्टेड ही नहीं है। पहला क्वेश्चन पेपर लिए तो आप देख के लिखो, कॉपी करो सीधा सीधा, ओके, लेकिन ये कॉपी बाद में अवॉइड करो। नहीं तो ये प्रैक्टिस के लिए कॉपी करो, ये मतलब प्रैक्टिस के लिए पेपर है। और कॉपी भी कैसा करना है, देखना है, याद करना है और बगैर देखे लिखना है। नहीं तो आपको ये लगेगा practice भाई हो देख जाएगा। के ही लिखूं। हाँ, देख के लिखने से तो कुछ फायदा नहीं है। यस यस, हाँ। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे सर क्या confidence बढ़ेगा। कॉलेज में जो भी प्रैक्टिस एग्जाम होती है अभी या प्रीलिम एग्जाम बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस के लिए वो भी तो जरूरी है, देना चाहिए? देना चाहिए, क्योंकि घर के माहौल में अगर आप सॉल्व करते हैं तो अलग बात है, लेकिन कॉलेज के माहौल में अगर कोई गार्डिंग कर रहा है, कोई इन्विजिलेटर मतलब है, वो फाइनल एग्जाम में उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए हाँ, भले आपका पूरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, 4 ही चैप्टर प्रिपेयर हुए और कॉलेज का एग्जाम आ गया, प्रैक्टिस एग्जाम आ गया, तो 4 चैप्टर प्रिपेयर करके वो प्रैक्टिस एग्जाम में जाना है आपको। वो 4 चैप्टर के ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, भले उसमें कम मार्क मिल गए तो वो किसके लिए, टीचर के लिए, लेकिन आपके लिए तो आउट ऑफ मार्क्स होंगे वो। क्योंकि 4 चैप्टर आप प्रिपेयर करके गए हैं तो 4 चैप्टर के पूरे मार्क मिल गए तो आपके लिए आउट ऑफ है वो। करेक्ट है। मतलब बच्चों आपको आपके कॉलेज में अगर चल रही है प्रैक्टिस एग्जाम तो वो देना चाहिए, ये सजेशन है सर का। और वो क्वेश्चन एग्जाम फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। हाँ, ये भी फायदा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेरा प्रिपरेशन ही नहीं हुआ, वहां जाके क्या करूंगा मैं, तो प्रिपरेशन होने के बाद दूंगा। मतलब डर से मत भागो। हाँ, डर से मत भागो। अगर आपका 4 चैप्टर का प्रिपरेशन हो गया तो उतना ही प्रिपरेशन ठीक है, आप जाकर एग्जाम दे दो, माहौल का स्टडी करो, कैसे लगता है, क्या होता है, तो वो देखो आप। नेक्स्ट सवाल है सर इसी के ऊपर कि क्या होता है कि जो साइंस की एग्जाम है, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस ऐसे स्ट्रीम है, इंग्लिश तो सबका है, फिर वो कोई भी स्ट्रीम रहने दो, बट जो फिजिक्स का पेपर है वहां से साइंस की एग्जाम चालू होती है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ जो भी है, और फिजिक्स का पेपर टफ जाने से बाकी पेपर पे इफेक्ट होता है। तो इसके ऊपर कोई आपके पास सोल्यूशन है क्या सर? याला मराठीमध्ये आमच्याकडे तोफेच्या तोंडी देणे म्हणतात। ओके। तो पहला फर्स्ट पेपर जो है वो फिजिक्स का है। करेक्ट है सर। तो फिजिक्स का पेपर अगर अच्छा गया तो पूरे पेपर अच्छे जाएंगे। ओके, उसके लिए कोई ऑप्शन? उसके लिए ऑप्शन ये है कि फिजिक्स का पेपर कल है
तो आज रिवीजन नहीं देना है, आज से रिवीजन देना है। मतलब अभी जब वीडियो हाँ। देखना है तब से रिवीजन चालू करो, और उसका पेपर की कम से कम आपको है ना भाई 70 में से 60-50 के ऊपर चला जाए, ऐसा दो। इससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में। बस। आपको बाकी पेपर का भी कभी कभी क्या होता है सर, मैं देखता हूँ फिजिक्स का पेपर हुआ कि बाद में 1-2 दिन की छुट्टी होती है, 1 दिन की, 2 दिन की, ऐसे अलग अलग पेपर की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल कर रहा हूँ मैं। तो टाइम नहीं मिलता। अब ये बच्चा फिजिक्स से लेके आया है, टेंशन भाई घर पे, रो रहा है, धो रहा है, मम्मी पापा परेशान, सब घर वाले परेशान। और हुआ ये कि उस पेपर के टेंशन के मारे पहला आपके कम से कम 15-16 घंटे वेस्टेज गए। अब लेके बैठ रहा है रिवीजन नहीं हुआ तो दूसरा पेपर भी खराब होता है। तो सर का ये सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई फिजिक्स की अच्छी तरह से स्टडी करो। अगर आपके बाकी के पेपर अच्छे तरह, आप बोलेंगे मुकेश सर आपका सब्जेक्ट है, आप अपना प्रमोशन कर रहे हैं, बिल्कुल प्रमोशन नहीं, ये रियलिटी है। सर ने भी रियलिटी बोली, इसलिए मैं बात कर पा रहा हूँ इस पर। करेक्ट है ना सर? करेक्ट है। नेक्स्ट है सर, आपके हिसाब से HSC स्टूडेंट को सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम स्पेशली? बिल्कुल ब्लॉक कर देना है अभी। अच्छा 2 महीने तो ब्लॉक कर देना है। मतलब व्हाट्सएप हो या देखना भी नहीं है। ओके। एंटरटेनमेंट चैनल्स हो, यस, पॉलिटिकल चैनल्स हो, कुछ भी देखना नहीं है। बस सिर्फ फोकस करना है स्टडी पर, स्टडी के चैनल्स पर, आपके चैनल पर। बाकी पूरे चैनल्स ब्लॉक करना है। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि कुछ यूज ही नहीं है उसका। करेक्ट है, जो काम की चीजें उसके ऊपर फोकस करिए। नेक्स्ट है, क्या HSC एग्जाम के बाद स्टूडेंट को इमीडिएटली अपने करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए या ब्रेक लेना चाहिए? क्या होता है जैसे एग्जाम हो गई, बच्चे गए भाई टूर पे 8 दिन 15 दिन। नहीं, ये तो फर्स्ट स्टेप है उनके करियर का, जब करियर बनना है तो ये पहला स्टेप है उनका। ये स्टेप के बाद में असली स्टेप्स बड़े बड़े हैं। यस, मतलब CET फोकस करो तो CET के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मैं तो सजेशन दूंगा कि मैक्सिमम 1 और 2 डेज, 2 दिन आराम ले सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, यस कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 दिन। ओके, मतलब 2 दिन करके भाई आप अपनी दोबारा जो प्रिपरेशन है वो चालू कर सकते हैं। स्टूडेंट को अपने परफॉर्मेंस को लेकर ओवर थिंकिंग करने से कैसे बचना चाहिए, स्पेशली जब उनका कोई पेपर खराब हो जाए? जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशली फिजिक्स का ही होता है। सर क्या ये बच्चे फिजिक्स को इतना निगेटिव क्यों देखते हैं, आपको क्या लगता है सर? फिजिक्स का ये है कि वो मैथ्स का भी टेंशन लेते हैं और लिखने का भी टेंशन लेते हैं, थ्योरी का भी टेंशन लेते हैं। हाँ, तो उसका सजेशन ऑलरेडी आपने बताया है कि मतलब, भाई थ्योरी लिखने का टेंशन नहीं लेना है, और मैथ्स के जो स्टेप्स है वो सिंपल याद रखो। पहला डेरिवेशन जो रहते हैं, पहला स्टेप अच्छी तरह से याद रह गया तो ऑटोमेटिकली बाकी स्टेप तो आ जाते हैं। इसमें पहला स्टेप और लास्ट स्टेप याद रखना है। ओके सर, क्योंकि बीच में कुछ गलत भी हो गया तो लास्ट स्टेप तो अच्छा आ गया तो मार्क्स मिल जाएंगे। यस, और कभी कभी होता है ना सर, पेपर बहुत अच्छा है तो बीच में अपनी आदत होती है कि भाई अच्छा पेपर रहा तो पॉजिटिव थिंकिंग, राइट, छोटी सी गलती हो तो ध्यान में नहीं आती। मेरे भी ध्यान में नहीं आती सर। मैंने बहुत बार ऐसा हुआ कि मॉडरेटर ने मुझे पूछा कि ये आपने मार्क क्यों दिया, मैंने बोला सर ये करेक्ट है, बोले सर यहाँ पे देखो ये साइन थोड़ा सा गलत हो गया था। डेरिवेशन में भी कुछ स्टेप्स रहते हैं, यस, कि वो स्टेप्स को बच्चे डरते हैं। ओके, तो वो स्टेप्स जनरली रहते हैं इंटीग्रेशन के या डेरिवेटिव के। ओके, तो करना ये है कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव स्टार्ट होने से पहले का स्टेप तक अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, और सिंपली एक लाइन लिखना है, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन वी गेट, लास्ट का इक्वेशन तो आपको मालूम है। यस, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके लिए मार्क्स कहाँ है? ओके, वो स्टेप के लिए मार्क्स नहीं है। करेक्ट है। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन यानी कि सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है और आंसर नीचे लिखना है। इंटीग्रेशन तो मैंने दिल में कर दिया। यस, मतलब इंटीग्रेशन कोई चैप्टर थोड़ी मैथमेटिक्स थोड़ी कर रहे हैं आप, मैथमेटिक्स उसका इंटीग्रेशन करो, ये करो। मतलब कभी कभी इंटीग्रेशन में वो वैल्यू डाल दी और उसका आंसर भी लिखा नीचे, इंटीग्रेशन तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। मतलब कुछ स्टेप को आप गायब भी कर सकते हैं, लेकिन कौन से गायब करना है वो ध्यान रखो। नहीं तो भाई मेन आंसर ही गायब करोगे सर हमको नंबर मिलेगी। किसने बोला? गिरीश डावरे सर की जय हो। नहीं भाई ध्यान रखना, गिरीश डावरे सर क्या बोल रहे वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना भाई, नहीं तो कुछ भी करोगे तो ऐसे नहीं चलता। नीट वाले बच्चे जनरली वो उनका मैथ्स नहीं होता है, तो वो डरते हैं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के स्टेप्स को, तो उतना डरने की जरूरत उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट है सर आपके लिए, आपको लगता है कि HSC बोर्ड एग्जाम में सिलेबस स्टूडेंट के हायर एजुकेशन के लिए कुछ काम आएगा क्या? मतलब जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अभी फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ इस साल 12th में, तो इसका फायदा हो सकता है क्या? क्यों नहीं होता है, वही तो मेन है। यस,
एचएससी बोर्ड में अच्छे मार्क्स है, इसका मतलब आपके कंसेप्ट अच्छे हैं। ओके। आपके कंसेप्ट अच्छे है, इसका मतलब आप एमसीक्यू जो अटेम्प्ट कर रहे हैं नीट में, जेईई में, सीईटी में, तो वो क्वेश्चन समझ में भी तो आना चाहिए कि वो कौन से कंसेप्ट पे डिपेंड है। अगर कंसेप्ट अच्छे है तो क्वेश्चन समझ में आएंगे, उसका आंसर्स आप ठीक से जज कर पाएंगे। तो इसका तो बहुत सारा यूज है, ये तो फाउंडेशन है। ओके। अगर फाउंडेशन नहीं है, डायरेक्ट आप नीट का स्टडी करने लगे, एमसीक्यू सॉल्व करने लगे, तो पॉसिबल नहीं होता मतलब क्यों बोलते बच्चे ऐसे कि सर मुझे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होता? तो इसका कारण सर ने बताया इसके अंदर। सर ने ये बताया कि भाई अगर आप एचएससी बोर्ड की अच्छी प्रिपरेशन करोगे तो आपका बेसिक अच्छा होगा, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, आपको फार्मूले का कंस्ट्रक्शन पता रहेगा, और इसी से आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत बड़ी हेल्प होती है। फिजिक्स में स्पेशली एमसीक्यू सॉल्व ना होने का कारण है टेक्स्ट बुक ना पढ़ना, प्रॉपर तरीके से नॉलेज गेन ना करना, प्रॉपर तरीके से आप फार्मूले को कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हो, यही कारण है। एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का स्टेप्स क्या होते हैं? यस। एमसीक्यू पढ़ लिया आप, यस। तो उसमें क्या दिए वाला है वो पहले आपके दिमाग में जाना है। यस। ये एमसीक्यू कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, करेक्ट है, वो समझ में आना चाहिए। Yes. वो चैप्टर में कौन सा इक्वेशन है जो इसमें यूज कर सकते हैं, वो क्लिक होना चाहिए। तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, वो फार्मूला जो है, वो जो इक्वेशन है, उसमें के कौन कौन से वैल्यूज इसमें प्रेजेंट है, वो समझ में आना चाहिए। करेक्ट है। क्या पूछा है, ये जो इक्वेशन है इसमें से यम ये पूछा है, टी ये पूछा है, यस। ये व्हाट इज द आस्क्ड क्वांटिटी, वो समझ में आना चाहिए। फिर वो वैल्यूज पुट अप करना है, उनके एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम चेक करना है। तो ये पूरे सारे स्टेप्स है एमसीक्यू। एमसीक्यू थोड़ी याद करना है, रट मारना है, ऐसा थोड़ी है वो। तो फिजिक्स का एमसीक्यू जो है वो रट मारने से नहीं होता है, ये पूरे स्टेप्स फॉलो करके उसका आंसर निकालना है। ये एमएसटी सीटी में जरूर फॉलो करेंगे बच्चे। नीचे कमेंट करो कि हाँ सर हम फॉलो करेंगे, क्योंकि सर भी कमेंट पढ़ते हैं। इसके पहले वाला जो वीडियो है सर वो 85,000 के आसपास चला गया है। 85,000 इसके पहले वाला। तो बच्चे आपकी मांग थी कि गिरी डावरे सर को बुलाओ, तो मैंने बुलाया भाई आपके गाइडेंस के लिए। तो आपका काम है कि सर को थैंक यू भी बोलना है, कमेंट करना है। बाकी सब्जेक्ट के एमसीक्यू और फिजिक्स के एमसीक्यू, इसमें ये डिफरेंस है सर। यस, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट बताया आपको, इस सीईटी में बहुत काम आने वाली चीज़ है। नेक्स्ट है सर, ग्रुप स्टडी करने के लिए इफेक्टिव है क्या? इस समय बच्चों ने ग्रुप स्टडी करना चाहिए क्या? नहीं, ग्रुप स्टडी का टाइम अभी चलेगा। अच्छा, करना चाहिए थी लेकिन टाइम चला गया। टाइम चलेगा। अभी तो सिंगल स्टडी ही बेहतर है, ज्यादा से ज्यादा एक फ्रेंड। ओके, ज्यादा से ज्यादा दो, बस 2 मीन्स कंपनी, 3 मीन्स क्राउड। यस। हाँ, बोर्ड एग्जाम होने के बाद नीट के प्रिपरेशन के लिए ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। फिर एक बार नीट, सीईटी, जेईई जो भी कर सकते हैं। आपके हिसाब से वो कौन से सब्जेक्ट है जिनमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आती है? और उन्हें वो तो है फिजिक्स, क्योंकि वो स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं। यस बच्चों, एक्चुअल में बताता हूँ मैं और सर कोरोना के टाइम से फ्रेंड हो गए, और मैं और सर 2-2 घंटे है ना सर? यस, 2 घंटे से भी ज्यादा फोन पे बात करते थे, वीडियो कॉल पे। और बात क्या होती थी उस समय, ना तो बुक थी मार्केट में अवेलेबल, ना कोई नोट्स थे। बुक ऑनलाइन थी, पीडीएफ था। तो बुक में बहुत सारी गलती थी। तो हम लोग इतने डिस्कशंस करते थे 2 घंटे 3 घंटे कैसे होते थे पता नहीं है। हमारा रोज का प्रोग्राम क्या भाई, एक तो पहले टॉपिक पढ़ना मैंने और सर ने, और इसके ऊपर चर्चा रोज रेगुलर, और वो इतनी डेप्थ में रहती थी कि आप सोचोगे नहीं। हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, हर सिंबल क्या है, हर डायग्राम कौन सी गलत होगी, बहुत सारी गलतियाँ थी, बहुत सारी गलती के ऊपर डिस्कशंस होता था। और इतनी पढ़ाई करते थे कि भाई हमको लगता था कि बच्चों से ज़्यादा हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय, है ना सर? yes. सर भी इतना लिखते थे, एक चैप्टर की नोट्स देखोगे तो मुझे लगता है 50, 70, 80 पेजेस है सर। इतना लिखा है सर ने। और आज भी ऐप पे है, आपको ऐप पे उनकी नोट्स मिलेगी, PJMN ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल पे जाओ, गिरी डावरे सर की नोट्स मिलेगी, तो वो नोट्स देख सकते हैं कि सर ने कितना लिखा है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्टूडेंट को अपने टीचर से एडिशनल सपोर्ट मांगने में बहुत घबराते हैं? तो ये घबराते क्यों, इनके लिए क्या एडवाइस है सर आपकी? घबराते क्यों है? घबराते इसलिए है कि वो ठीक तरह से क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछना भी एक कला है। हाँ, क्वेश्चन पूछने के लिए पहले स्टडी भी करना पड़ेगा ना। करेक्ट। आपकी एग्जैक्ट डिफिकल्टी क्या है ये अगर स्टूडेंट को मालूम है, और एग्जैक्ट डिफिकल्टी अगर टीचर के सामने रख दिए तो टीचर तो हेल्प करेगा ही। सर आपको कोई स्टूडेंट आके अगर गलत क्वेश्चन पूछता है तो कैसे पूछता है? गलत क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सर वो जो
लास्ट के 5 चैप्टर जो है वो बहुत डिफिकल्ट है सर, उसका क्या करना है? तो मैं बोलता हूँ उसका क्या करना है, छोड़ दे भाई। और सही क्वेश्चन कैसे पूछना सही चाहिए? क्वेश्चन ऐसा है कि ये चैप्टर में जो ये कंसेप्ट है वो मुझे समझ में नहीं एक आधा आया। एग्जांपल दे दो सर। एक आधा एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि समझो किरचॉफ लॉ है ओके हीट सेक्शन में, ओके A=E, हाँ उसका जो प्रूफ है वो समझ में नहीं आ रहा है। ओके केटीजे चैप्टर में हाँ, हाँ केटीजी चैप्टर में वो प्रूफ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं वही समझ में आ रहा है? तो वो बोलता है कि ये इसके ऊपर ये आ गया, ये पहला इक्वेशन आ गया, तो इसको इक्वल कैसे क्या लिखे? यस हीट जितना एब्जॉर्ब किए उतना ही इमिशन कैसा किए, वो बीच में इक्वलिटी साइन क्यों डाले? तो उसके लिए मैं फिर आंसर दे सकता हूँ उसके लिए। ओके मतलब उसका जवाब है आपके उसका पास। जवाब आपके पास ऐसा रहेगा कि भले आपने किताब में नहीं हो, लेकिन प्रियोस थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज पुराने सिलेबस में था यस यस कि वो क्या बोलता है कि एब्जॉर्ब करना और बाहर फेंकना, रेडिएट करना, ये इक्वल कब होते हैं? जब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ये थियरी कौन सी है? प्रियोस थियरी ऑफ हीट Yes, एक्सचेंज, yes, yes. जो कि न्यू सिलेबस में नहीं है। Correct तो है, बच्चों को वो डिफिकल्टी आ सकती है। करेक्ट है। कुछ बच्चे इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता है कि ये कैसा आ गया स्टेप, तो उसको इंटीग्रेशन का फार्मूला समझा सकते हैं। करेक्ट है। तो अगर उसने स्टेप पूछा, कंसेप्ट पूछा, कुछ ऐसा कुछ पूछा, तो उसको जवाब भी दे सकते हैं। Yes. मैं बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा मतलब रिव्यू देता हूँ इसको। हाँ। बच्चों आपको है ना, जब भी आपके टीचर के पास जा रहे हैं तो सबसे पहले तो उनका रिस्पेक्ट, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून थोड़ा सा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बच्चे जाते हैं एरोगेंट से, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो टीचर को सम्मान करना सीखो। हम लोग महाराष्ट्रियन इंडियन हैं, हमारे देश में बहुत इज्जत की जाती है। संस्कृति है अपनी। संस्कृति है सर। और क्वेश्चन पूछना तो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पूछना जरूरी होता है। कुछ भी मत पूछो यार, जो कि सामने वाले का दिमाग खराब हो जाए। Yes, तो दो ऐसा नहीं। बोलते हैं। हाँ तो सर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई एक काम कर, हम करते तू क्यों कर रहा है, एग्जाम ही हम देते। ऐसा नहीं होता है ना, समझ लो ना। वो टीचर ऐसा जवाब देगा आपको तो आपको गुस्सा आएगा फिर। तो इसलिए समझ लो कि मुझे क्वेश्चन क्या पूछना है और क्या नहीं करना है, करना क्या है, और डू और डाई। ये Yes. बहुत सिचुएशन इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपको करना ही कोई भी हालत में, तो टीचर का सम्मान करो, जाओ उनको मिलो, थोड़ा सा उनसे बात करो, रिस्पेक्ट करो, उनको क्वेश्चन पूछो प्रॉपरली। लेकिन और डिफिकल्टी पूछने से पहले डिफिकल्टी का स्टडी करो। हाँ, नहीं तो पता ही नहीं। उसका आगा पीछा मालूम होना चाहिए। करेक्ट है। नेक्स्ट है सर, HSC एग्जाम के बाद स्टूडेंट ने अपना स्कोर के बेसिस पे जो कोर्सेज करते हैं, कॉलेज में सिलेक्शन होता हाँ, है या कभी कंपनी में सिलेक्शन होता है, इंजीनियरिंग करती, तो क्या इसका इफेक्ट हो सकता है? कि इस बिल्कुल हो मार्क का? सकता है। ओके अगर आपका 10th 80%, 90%, 95% है, ओके। ग्रेजुएशन भी अभी और तो 12 का बताओ, 12 का इंपॉर्टेंट नहीं, ग्रेजुएशन भी अगर आपका बहुत सारे मार्क्स है, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेड रहते हैं, Okay. या क्या बोलते हैं उसको, 9 पॉइंट समथिंग हाँ, आउट yes, ऑफ yes. 10, हाँ, हाँ, score. ये स्कोर रहता है उनका। हाँ. तो वो भी अच्छे मार्क्स है, ये भी अच्छे मार्क्स है। और 12th का पूछे तो 45%, 50%, Yes. तो अच्छा नहीं लगता है, उससे इंप्रेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। यस, मतलब आप लोगों को HSC बोर्ड के मार्क भले आपको लग रहा है नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन जब आप कोई इंटरव्यू देते हैं, कुछ भी देखो, मुझे अगर अच्छे नंबर है तो मैं बोलता हूँ सर मुझे 12th में है ना जो नंबर थे 87% थे, तो उस समय 87 बहुत बड़ा था। तो बच्चों को लगता है कि अरे वाह बहुत अच्छा टीचर है ये और बहुत अच्छा है, मतलब आज भी इंप्रेशन है। मैं बोलता हूँ MSc में मैं फर्स्ट था सर, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मेरे पास कार्ड है, मैं कार्ड स्कोर कार्ड भी दिखाता हूँ। और वो एक मुझे JS कॉलेज में ये मार्क्स इफेक्ट तो करेंगे ही करियर पर। नहीं, मैं जब भी मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मेरी MSc का जो स्कोर कार्ड और ये जो बख्शीश प्रमाण पत्र होता है वो जो मिला था मुझे, वो मैं दिखाता हूँ सर बहुत गर्व से। आज भी मेरे पास बहुत संभाल के रखा है मैंने। वो मतलब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि भाई वो कागज इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नहीं है भाई, तुम्हारा वो एक इमेज बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। यस सर। तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनानी है सर, आपके साथ हुई होगी, आप 31 साल का एक्सपीरियंस है कि इस समय आ गया बच्चा और बोल रहा है कि सर मेरी स्टडी नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस लूज हो गया हूँ, लेकिन आपने कुछ उसको थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया, बताया कि भाई हो सकता है, तो टेंशन मत ले। होता है ना भाई, कभी कभी किसी को मोटिवेशन देने से भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता कुछ बच्चे। yes. तो आपने ऐसा मोटिवेशन दिया और उसको 0 से हीरो बना दिया, 90 के ऊपर ला लिया। ऐसी कोई कहानी आपके पास है क्या? हाँ है। ओके। पहले उस बच्चे को मैं ये बोला कि स्टडी तो आपका हो चुका है, तो अभी बोर्ड का एग्जाम का प्रिपेयर करना है। ओके। लेकिन स्टडी उसका होना जरूरी है,
कंसेप्ट उसके दिमाग में होना जरूरी है, ओके लेकिन ये फॉर्मेट उसको मालूम नहीं है कि बोर्ड का फॉर्मेट क्या है। ओके तो उसने क्या करना चाहिए कि खुद फिगर निकाल के देखना चाहिए, ओके। नहीं तो किताब में फिगर देख लिया, मतलब बस ये आपने याद ऐसे रहे- सजेशन दिया क्या उस बच्चे हाँ को? दिया उस बच्चे ओके को ओके कि किताब में फिगर देख लिया, ये तो फिगर तो समझ में आ गया मेरे को याद है, लेकिन जब ब्लैंक पेपर रहता है सामने और वो फिगर निकालने की कोशिश करता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मतलब कैसे रिटर्न निकालना है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। रिटर्न प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर के लिए भी, इक्वेशन के लिए भी। न्यूमेरिकल्स तो हो सकता है, Okay. लेकिन उसमें भी लॉग टेबल आना चाहिए। लॉग टेबल भी आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना तो कैलकुलेटर रहता है ना तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस वहाँ पर ये होते हैं, तो लॉग टेबल भी यूज करना ज़रूरी है। अच्छा, तो उसने क्या क्या किया सर? मतलब आपने बोला और उसने प्रिपरेशंस यही स्टेप से किया क्या किया वो उसने बताना। फिगर्स खुद निकाले। ओके फिगर के तो बहुत सारे मार्क होते हैं, क्योंकि 2-2 मार्क के तो फिगर्स डायरेक्ट पूछते हैं कि ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम, तो लेबलिंग भी करना जरूरी है, फिगर भी करना जरूरी है, लेकिन डायग्राम का मार्क सिर्फ वही नहीं है। ओके हर एक क्वेश्चन में छोटा छोटा डायग्राम रहता है, ओके तो पूरे पेपर में अगर सिर्फ डायग्राम निकाले आप ओके। तो कम से कम 10-12 तो मार्क हो जाएंगे। मतलब बच्चों को डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। हाँ सर अपन डायग्राम दे सकते क्या इम्पोर्टेंट? आप दोनों, अपन मैं और आप डिस्कशन करके दे सकते क्या कुछ ऐसे? कोशिश अभी करें। आपने जिक्र किया था 1D ग्राफ जनरेटर का। यस। हाँ नहीं बाद में देंगे, हाँ, एक हाँ। वीडियो बना के दे स्पेशल। सकते हैं ना। तो बच्चों देखो, सर से मैं डायग्राम लेने की कोशिश करता हूँ, जो डायग्राम इंपॉर्टेंट लगते हैं सर के साथ मैं डिस्कशन करूंगा, टिक मार करके वो डायग्राम ले लेता हूँ और आपको दे देते हैं। यस ठीक है। यस। और दूसरी बात सर, आपसे मुझे और एक डिस्कशन भी करना है, दूसरे अलग वीडियो में बनाएंगे उसको। मैं ये बोलना चाहता था कि समझो एक क्वेश्चन है, डिराइव द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल अलोंग बैंक्ड कर्व्ड रोड, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी डायग्राम है, वो डायग्राम के लिए 1 मार्क है। ओके, मतलब डायग्राम तो इंपॉर्टेंट। डायग्राम के मार्क्स छुपे वाले रहते हैं हर एक क्वेश्चन में। ओके सर, वो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ दोबारा। हाँ। उस बच्चे को कितने नंबर आए थे सर? आपने जो गाइडेंस किया उसको 63 नंबर्स आए थे। 63 और प्रैक्टिकल के? प्रैक्टिकल के 30 वो तो मिलते हैं। 93। हाँ। मतलब आपका कोइंसिडेंट है कि पहले भी जब चिप मॉडरेटर थे उस समय 93 मार्क आए थे। Yes. उसको गाइड किया, उसको भी 93 Yes, आए थे। yes. ये बहुत बढ़िया। सर ने 2013 में जब चिप मॉडरेटर किया था, तब सर के अंडर में मैंने भी काम किया था। यस। तो याद होगा, योगी सर थे और कुमार सर थे, याद होगा आपको शायद। उसको, उस बच्चे को एक और हिंट दिया था मैं। ओके, क्या सर? समझो आपने एक फिल्म देख लिया, ओके फिल्म देखने के बाद 1 महीने के बाद आपको क्या याद रहता है? ओके उसका हीरो, हीरोइन, ओके विलन, ज्यादा से ज्यादा हीरो का दोस्त, 5-6 कैरेक्टर याद रहते हैं। यस सर। वैसा एक चैप्टर पूरा पढ़ लिए ओके तो आपको क्या याद रहता है? ओके चैप्टर में भी एक हीरो रहता है, एक हीरोइन रहती है, यस एक विलन रहता है जो कि समझ में नहीं आता है। ओके हैं? हाँ तो 4-5 क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर के बैकबोन रहते हैं। ओके। तो उसी चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चंस आप याद करो, उसका प्रैक्टिस करो, तो एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे 100%। 100%। मतलब पीवाईक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस करना यस, चाहिए। वही पीवाईक्यू में वही क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, मतलब बच्चों कभी कभी होता है ना, एक मुझे याद है सर, एक्सेस प्रेशर का Yes. जो क्वेश्चन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। हाँ, एक लाप्लास लॉ। लाप्लास लॉ नाम आ गया, बच्चे सब कंफ्यूज हो गए हाँ। और किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि Yes. पुरानी बुक में लाप्लास लॉ ऐसा वर्ड नीचे था। मतलब एकदम लाइन, यहाँ पर पुरानी बुक है। नए बुक में हेडिंग में है। हाँ नहीं, लेकिन हाँ। पुरानी बुक में 2012 नीचे में था। क्वेश्चन आया था, हाँ। मुझे याद है आज भी। ठीक है, तो उस समय बहुत पेपर टफ था और प्रैक्टिकल थ्योरी मार के अलग किए थे। यस मतलब पहले कंबाइन नहीं थे बच्चों, पासिंग अलग, प्रैक्टिकल की अलग, थ्योरी की अलग। यस। तो उस समय वो क्वेश्चन आ गया और सबको आंसर पता होके भी आंसर का जवाब नहीं देखा। मतलब जैसे कि एक्सेस ऑफ प्रेशर का 2T/R, Yes. ये जो Yes. ड्रॉप का है, और बबल बबल हो जाता है Yes. डबल, इसलिए मैं 4T/R बोलता हूँ। Yes. है ना, डबल हो गया, बबल है तो डबल है। Yes. क्योंकि अंदर से भी खोखला है, बाहर से भी खोखला है, बबल, इसलिए बबल, डबल। बबल बबल हो जाएगा डबल, डबल। तो डबल हो गया। तो मैं ऐसे कुछ ट्रिक्स बताता हूँ सर, हंसते खेलते पढ़ना चाहिए बच्चों ने, तो इसलिए। तो बच्चों देखो, मुझे ये बताना है कि सर ने उस बच्चों को गाइडेंस किया, भाई तू ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले। आप सर थोड़ा सा मराठी भाषिक है, ज़्यादा मराठी ज़्यादा बोलते, तो सर को थोड़ी सी हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं है सर, बच्चे समझ रहे। Yes. ठीक है, तो उसको बोलने के बाद फॉलो करा। बस सर को 2-3 दिन में एक बार मिलना, थोड़ा सा है ना सर, थोड़ा सा कांटेक्ट था, सर ने मुझे ये कहानी बताई थी। और
उससे 93 मार्क आए थे एक महीने में, तो आप भी ले सकते हो। सर कुछ बच्चे ऐसे कि बुक ही हाथ में लिया नहीं है, तो उन बच्चों के लिए कोई सुझाव है क्या आपके पास? मैंने तो दिया था 2-2 मार्क के क्वेश्चंस करो बच्चों, मतलब थोड़ा सा रहता ना इजी क्वेश्चन रहता, तो आपको क्या लगता है ये सही है क्या गलत है? ये तो सही है, लेकिन उसके साथ कुछ इजी क्वेश्चंस रहते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन। हाँ, तो वो 2 मार्क के लिए आते हैं, वही 2 बोल रहा मार्क है के लिए आते हैं। Yes. और डिस्टिंग्विश बिटवीन को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि 4-4, 5-5, 6-6 दिए वाले रहते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही करना है, जो भी इजी लगे। अच्छा जो भी इजी लगे 2 ही करना है, क्योंकि 2 ही इंपॉर्टेंट है। एक डिस्टिंग्विश को 1 मार्क है, दूसरे डिस्टिंग्विश को दूसरा मार्क है। मतलब बच्चों आपको 2 ही लिखना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ सर अभी कि क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले डेफिनेशंस लिखो, हमेशा याद रखना डिस्टिंग्विश बिटवीन में डेफिनेशन। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। बस बाद में उसका एक एग्जांपल लिख सकते हो, लिखना है तो एग्जांपल। फार्मूले लिखो। डिस्टिंग्विश में एग्जांपल कभी भी नहीं लिखना है सर। ओके डिस्टिंग्विश में एग्जांपल नहीं। ओके 2 इजी डिस्टिंग्विश कौन से भी। ओके या आप फार्मूले लिख सकते हो। हाँ, फार्मूला लिख सकते हैं, करेक्ट है, फार्मूला लिख सकते हैं। मतलब मुझे ये बताना है, लेकिन कम से कम वर्ड में किताब में क्या करते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स उसमें इंक्लूड करते हैं। ओके इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। Okay. पहला हो गया। दूसरा इट इज रियल, इट इज सुडो हो गया। अरे मतलब इट इज बच्चों रियल फोर्स, इट इज बहुत सुडो ज्यादा फोर्स। पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। यस मतलब बच्चों डिस्टिंग्विश बिटवीन करो। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, डिफाइन and give its unit and dimension। एग्जांपल बोल देता हूं मैं, डिफाइन द सरफेस टेंशन, give its unit and dimension, डिफाइन द मोमेंट मैग्नेटाइजेशन, give its unit and dimension, डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, give its unit and Laws. dimension, है ना? लॉज, किरचॉफ का लॉ, न्यूटन का लॉ। यस ये लॉ भी आते हैं। हाँ। दूसरी बात डेफिनेशन आते हैं, स्टेटमेंट आते हैं डिस्टिंग्विश में, सॉरी 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ये सिंपल क्वेश्चंस करो, 2-2 मार्क के पीवाईक्यूज करो, वही से हो जावे। 50 to 60 मार्क्स तो इजीली मिल जाएगा, ये भी कर दिए तो। हाँ यस सर 28 मार्क हाँ। इसके, क्योंकि सेक्शन बी में है 2-2 हाँ, मार्क के क्वेश्चन, हाँ। 16 मार्क। Yes. और डी सेक्शन में जो है 2 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क न्यूमेरिकल मर्ज होता है, वो 4 मार्क बच्चा फर्स्ट क्लास पास हो जाएगा 2-2 मार्क के करके बस। और इसमें डायग्राम ड्रॉ करने से फायदा क्या मैं बताता हूँ। मतलब मैंने भी देखा, मैंने सर के साथ डिस्कशन भी किया अभी, तो सर ने मुझे बताया था कि आपको सिंपल एक मेथड बताते हैं कि भाई सिमिलर क्वेश्चंस करो। सर वो बता सकते क्या है जो डिस्कशन मैं भूल गए थे, इसलिए मैंने जानबूझकर याद दिला दिया सर। कुछ हमारे सिलेबस में क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो कि सिमिलर है लेकिन डिफरेंट है। ओके फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, मतलब रिजल्टेंट इक्वेशन में r इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2a, वो इसकी बात कर रहे हैं सर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की। स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन, स्टेशनरी वेव्स, बीट्स का फॉर्मेशन। Okay. ये तीनों क्वेश्चन जो है कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, बीट्स का फॉर्मेशन और स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन, ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर है, क्योंकि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वो 2 ऐड करना है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है तीनों क्वेश्चन में। करेक्ट है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप साइड में रख दीजिए, एक ही पेज पर तीनों क्वेश्चंस रख दीजिए और उसको कंपेयर करके याद कीजिए, उसका प्रैक्टिस विद कंपैरिजन करो। मतलब आपका कहना है कि सर अभी मुझे होता ये है कि क्वेश्चन पूछते, एक क्वेश्चन पूछा तो बच्चे क्या करते हैं, अलग जवाब लिख देते हैं। यस तो आपको ये भी समझना चाहिए ये तीनों में से कौन सा पूछे है। करेक्ट है। और दूसरी बात, मुझे आपकी ऑफर बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई ये 3 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक आ सकता है। आ ही सकता है। है ना सर, क्योंकि आपने जो बोला था मुझे याद आ रही है। सर अभी कैसे थोड़ा सा हिंदी में थोड़े से कंफर्ट नहीं है, इसलिए सर को थोड़ा सा वो बोलने में हिचकिच जाता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं सर, आपने जो बोला मैंने बोल दिया कि भाई ये तीनों में से एक आ सकता है। दूसरी बात, जैसे कि वो भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, हाँ, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। तो तीनों में स्टेप सेम है, खाली फार्मूला वहां पे स्फीयर का फार्मूला 4 पाई स्क्वायर एरिया, सिलेंडर का है, सिलेंडर का 2 पाई आर है सर। मतलब आपको बताना भाई सिमिलरिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया यूज किया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ यूज किया है। यस यस यस, बस थोड़ा सा बदल है, वो समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, जैसे ओपन पाइप, क्लोज पाइप और स्ट्रिंग का, तीनों में भी फ्रीक्वेंसी निकालनी, तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो सिमिलर क्वेश्चंस है वो साइड में रखकर कंपैरेटिवली मुझे और एक क्वेश्चन याद है, मैग्नेटिक मटेरियल में पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डिस्टिंग्विश भी आ सकता है। तीनों में भी फर्क क्या है देखो, पैरामैग्नेट में वीकली अट्रैक्ट करता है, डायमैग्नेटिक में रिपेल करता है, फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी पता होनी चाहिए कि इसमें पॉजिटिव है, स्मॉल होती है पैरामैग्नेट में, डायमैग्नेटिक स्मॉल है लेकिन क्या है, निगेटिव है। फेरोमैग्नेटिक में स्मॉल है और
मैग्नेटिक सस्पेंशन स्मॉल है, सॉरी लार्ज होती, बस इतना फर्क है। वो फर्क पता होना चाहिए, मतलब वो चैप्टर करने में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कंपैरेटिव स्टडी किए तो पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। यस, और फिर एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आता है। करेक्ट है। मतलब बच्चों, और सर दूसरा एक आपके साथ वो भी डिस्कशन करना है। केमिस्ट्री के सर आए थे, हमने बहुत डिस्कशन किया इसके ऊपर। तो कुछ चैप्टर ऐसे भी है फिजिक्स में करो तो मैथ्स में, सॉरी केमिस्ट्री में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे कि थर्मोडायनामिक्स से, एटम एंड न्यूक्लियर, फ्यूजन है, फिजन है, रेड एक्टिविटी है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, बहुत से केटीजी वाला चैप्टर, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। क्या सर मतलब इतना ऑफर है सर? थर्मोडायनामिक्स 7 मार्क का यहाँ चैप्टर है और केमिस्ट्री में 8 मार्क के लिए 15 मार्क हो गए ना सर एक चैप्टर करके। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, सेम टू सेम है, साइक्लिक प्रोसेस। मतलब भाई आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि कम समय में ज़्यादा नंबर कवर करने का सर का मेरा डिस्कशन बहुत हो रहा था कि बच्चे प्रॉपरली स्टडी करें, थोड़ा सा दिमाग लगाए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं, कंपैरेटिविटी थोड़ी स्टडी करते हैं तो श्योर उनका स्कोर अच्छा भी आ सकता है। बिल्कुल। तो सर इस सेशंस को मुझे लगता है कि अभी बस किया जाए, क्योंकि चर्चा तो बहुत होने वाली है ना, क्योंकि आज चाय पे चर्चा है। बिल्कुल। तो वो तो बहुत होने वाली है। और हम दोनों पहले से साथ में रहते तो कुछ फ्रिक्वेंसी अलग है हमारी, क्योंकि फिजिक्स में भी बोलना पड़ता है सर, है ना। वेवलेंथ मैच होती है, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, सब कुछ मैच होता है। तो उसके लिए भी और वीडियो बनाएंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट लगता है उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन बच्चों, आपको सर ने क्या क्या बताया है, थोड़ा सा रिव्यू देना चाहता हूँ सर। कोई लास्ट में कोई मंत्र देना चाहते हो बच्चों के लिए तो दे सकते हैं थोड़ा सा, मैं तो मेरे ओवरऑल कर लूँ। स्टडी करो, टाइम मत वेस्ट करो, तबीयत संभालो और एग्जाम का टेंशन मत लो, बस यही फॉर्मूला है। यस। तो सर ने इस सेशन में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई। सबसे पहले 16 के 16 चैप्टर करना है तो कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो PYQ से समझ सकते हो। जो आपको टॉपिक बहुत टफ लगता है इसको फिलहाल में अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि इससे अपना टाइम वेस्टेज हो सकता है। टाइम बचाने की कोशिश करनी है इस समय, नहीं तो कभी कभी कुछ चैप्टर बहुत टफ है और उसको लेके बैठ रहे 15 दिन, ये समय नहीं है आपके पास। आपको एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने के हिसाब से करो। जो टॉपिक उसमें से सब टॉपिक जो भी टफ जाते हैं उसको फिलहाल में बाजू रख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, 1 शॉट वीडियो हमारे, उससे भी फायदा हो सकता है। 2 मार्क के क्वेश्चन से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। 2 मार्क के क्वेश्चन बहुत कोई टफ नहीं होते, बहुत इजी होते हैं, सिंपल। जैसे सर ने बताया डिस्टिंग्विश बिटवीन करो, डिफाइन, यूनिट्स, यूनिट एंड डायमेंशंस कर सकते हो, स्टेटमेंट आता है, कभी कभी डेफिनेशंस आते हैं, कभी कभी प्रिंसिपल भी आ सकता है। 2 मार्क के जो न्यूमेरिकल्स है वो भी इजी होते हैं, फार्मूला, गिवन डेटा पुट किया, फाइनल आंसर विद प्रॉपर यूनिट लिखा, उससे भी आपके नंबर मिल सकते हैं। सर ने मैंने बहुत डिस्कशन करने के बाद यहाँ पे हम लोग बैठे भाई, तो कभी कभी कुछ चीज़ें रह जाती है, लेकिन मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों को रिटन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे थ्योरी से डर पैदा कर रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी थ्योरी है कैसे लिखूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप अपना बस स्टेटमेंट पहले, या डेफिनेशन हो सकती है, प्रिंसिपल हो सकता है, डायग्राम, और इसकी जो भी स्टेप है, किसके स्टेप है, जो डेरिवेशंस के, वही लिखना। उससे आप अपने अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि सर ने एक पेपर चेक किया, इस पेपर में बिल्कुल थ्योरी लिखा नहीं था, डेफिनेशन, डायग्राम और बाद में सीधा सीधा डेरिवेशन, तो इसको 93 मार्क आ सकते हैं विदाउट कोई भी एक्सप्लेनेशन ना लिखते हुए। तो आपको डेरिवेशन से मतलब रखो, बाकी थ्योरी आपको समझाने के लिए इस डेरिवेशंस का मतलब। तो उम्मीद कर रहा हूं कि भाई ये सब चीजें आप अवॉइड क्या करना है और करना क्या है इस सेशन में हमने बताने की कोशिश की है। तो आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा ही लगा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि हमारा मकसद है आपकी बात 90 पार। मिलते ही ऐसे सेशन में। अगर आपको कोई पॉडकास्ट चाहिए ऐसे ही तो नीचे जरूर कमेंट करिए। बाय, जय हिंद, जय भारत।